Hello everyone, welcome to the free UPSC preparation and welcome to this public administration class. न्यू होराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक के अभी तक हम 12 चैप्टर कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पब्लिक के बारे में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में जो इंटरेक्शन होता है या जो रिलेशनशिप डेवलप होती है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम चैप्टर के अभी तक चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस के बारे में। इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब पब्लिक को एडमिनिस्ट्रेशन से अगर कोई प्रॉब्लम होती है, एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत पावरफुल है ना। अगर पब्लिक को कोई दिक्कत होती है तो कुछ ऐसे पॉइंट भी होने चाहिए पूरी स्ट्रक्चर के अंदर जहां पर पब्लिक जाकर के अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है, और उन्हीं को हम बोलते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अलग अलग कंट्री के अलग अलग सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से अलग अलग डिवाइसेस बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे एंड देन हम बात करेंगे इंडिया लेवल पे। तो चलिए इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस की बात करते हैं। जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वहां पर नॉन लीगल इंस्टीट्यूशन जैसे पॉलिटिकल पार्टी हो गया, प्रेस, पब्लिक ओपिनियन, all these things have been traditionally exercising control over the administrative action। यानी कि एक तो लीगल मेथड होता है और दूसरा होता है मतलब आपके जो एक्स्ट्रा लीगल मेथड्स होते हैं, जैसे भी प्रेस एक तरीके से आपको रिपोर्ट दे रही है भी गवर्नमेंट ये कुछ कर रही है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी भी गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करती है। दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं उन्होंने भी अपने नॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जो है वो डेवलप कर रखे हैं, और इकोनॉमिक कंडीशंस जो चेंज हो रही हैं, इन चेंजिंग कंडीशंस के अंदर ये एजेंसी काफ़ी अच्छे से काम कर पा रही है। मैं बात कर रही हूँ वेस्टर्न कंट्रीज़ की, ठीक है। लेकिन फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये लगा कि हमें एक इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल मैकेनिज्म की ज़रूरत है जिससे हम क्या करें, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में रख पाएँ। वी कैन कीप द ब्यूरोक्रेसी इन चेक एंड टू इंश्योर दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रियली सर्व्स द पब्लिक पर्पज। बट on the other hand, जो developing nations हैं just like India, these countries suffer from the lack of resources, limited resources। हमारे यहाँ resources काफ़ी limited हैं, इसीलिए हमारे यहाँ हम डेवलपमेंट कैसे करें वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है वो कॉलोनियल पास्ट की लेगेसी यानी कॉलोनियल एरा की लेगेसी है, और इसका जो नेचर हमने लास्टली पे डिस्कस किया था कि ब्यूरोक्रेसी का जो नेचर था वो मास्टर वाला था। अब इंपीरियल रिजीम को सर्व कर रहा था, अब बाद में क्या हुआ कि इसको वेलफेयर नेशन के लिए काम करना था, तो टाइम लगा इसको एडजस्ट होने में। ठीक है, एंड जो स्टेट की पावर्स हैं, जो स्टेट क्या करता है, मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर कर रहा था एट दैट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस कि सब कुछ स्टेट ही करेगा। तो उससे क्या हुआ, जैसे जैसे स्टेट की पावर बढ़ती है ना वैसे वैसे ब्यूरोक्रेसी की पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन वाला काम अल्टीमेटली किसको करना है, ब्यूरोक्रेसी को करना है। एंड टू कॉम्बैट दिस एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक विल की जरूरत थी एंड अ स्टेडी डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसकी खुद की मतलब वी वांट कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेकिन लुशियन पाई कहते हैं कि गवर्नमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन हुआ करती थी। कैसे कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो ब्यूरोक्रेटिक पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, दैट बिहेव्स इन अ अथॉरिटेरियन वे। तो ये जो अथॉरिटेरियन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, अब इसको बेसिकली जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चेंजिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमें कुछ कंपोनेंट्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मतलब कि अगर हम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें पॉलिटिकल अथॉरिटीज को ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा। ठीक है, वी नीड टू बीट द ब्यूरोक्रेसी इन इट्स ऑन गेम। देन जैसे जैसे गवर्नमेंट के अंडर डेवलपमेंट एक्टिविटीज का दायरा वो बढ़ता जा रहा है, बट ब्यूरोक्रेसी की पावर कहीं पर भी ये नजर नहीं आ रही कि ब्यूरोक्रेसी की पावर कम हो रही है। इसीलिए उन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के ऊपर चेक्स यानी कि एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है।
तो इसमें एक तो स्टेप ये हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हम कौन सी एक्टिविटीज हैं वो हम ब्यूरोक्रेसी को दे सकते हैं और कौन सी एक्टिविटी हमें ब्यूरोक्रेसी को नहीं देनी चाहिए। जैसे हम लोकल लेवल की बात करें तो हमने कुछ पार्ट तो जो लोकल बॉडीज हैं, पीआरआई इंस्टीट्यूशन है, उनको दे रखी और कुछ हमने फिर ब्यूरोक्रेसी को दे दी। फिर डेवलपमेंट वाला काम तो हमने जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे उनको दे दिया, और जो नॉन डेवलपमेंट वर्क था, रेगुलर लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू कलेक्शन, वो हमने ब्यूरोक्रेसी को दे दिया। ठीक है, तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, इसकी वजह से एक तरीके से ब्यूरोक्रेटिक स्टेट का जो दायरा है वो कम हो रहा है, एंड उसके साथ साथ कुछ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कुछ मैकेनिज्म भी डेवलप किए गए। ओके, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात आती है। जब हम ये बात कहते हैं ना कि वी नीड टू रिफॉर्म द ब्यूरोक्रेसी, वी नीड एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, तब बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की। ठीक है जी, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके सिलेबस में ये चीज़ जो है वो कहाँ पर फिट बैठती है और कहाँ पर आप इसको कवर कर सकते हो। यू नीड टू कवर इट इन दी अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, दैट इज पेपर 1, और इसको आप कवर करोगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 के अंदर एक और टॉपिक भी आता है, अगर आप पेपर 2 के अंदर आता है सिग्निफिकेंट इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप इन टॉपिक से अपने इस टॉपिक को अगर आप पढ़ोगे इस बुक से, तो आप इन सारे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस की, और इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस में 3 डिवाइसेस फेमस है इंटरनेशनल लेवल पे। एक तो आता है जी ऑम्बुड्समैन सिस्टम, सेकेंड आता है प्रोक्यूरेटर सिस्टम, एंड थर्ड आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कोड। एडमिनिस्ट्रेटिव कोड वाला सिस्टम जो है वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब पढ़ते हो, पेपर 1 टॉपिक 6, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब पढ़ते हो तो वहां पे काम आता है। यू गेट टू नो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की शुरुआत फ्रांस में हुई थी, और फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक डिफरेंट कोड सिस्टम है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चलता है, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव डाइसी का। तो वहां पे आपको ये टॉपिक है ना बहुत ही डिटेल में पढ़ने को मिलता है, बट कोई बात नहीं, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑम्बुड्समैन की। ये सबसे पहले जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री अगर आप नॉर्थ यूरोप में देखते हो तो वहां पर आपको मिलेंगे। तो ये सबसे पहले स्वीडन के अंदर मतलब इस सिस्टम का हमें एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, एंड इट एग्जिस्टेड सिंस 1809, 1809 में। 1809 में आप सोचे कि भारत कहाँ पे था उस टाइम पे, मतलब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति भी नहीं हुई थी, 1809 में वहां पे ओम्बुड्समैन सिस्टम बन चुका था। फिनलैंड भी स्कैंडिनेवियन कंट्री है, वहां पर ये सिस्टम 1919 में से चलता आ रहा है। डेनमार्क ने इसको एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया इस सिस्टम को 1955 में, और यूनाइटेड किंगडम एट दैट टाइम, यूनाइटेड किंगडम वाज द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इसकी कॉलोनी थी, है ना, तो और सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा वो इन्हीं को देखने को मिलता है। यूके ने 1967 में क्या किया, पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप हुए अराउंड द वर्ल्ड, एंड बहुत सारी कंट्रीज ने ऑम्बुड्समैन लाइक इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट किया। ठीक है,
अब ओम्बड्समैन इटसेल्फ इज स्वीडिश टर्म, और इसका मीनिंग क्या होता है ओम्बड्समैन का? एन ऑफिसर, राइट इट हियर, एन ऑफिसर अपॉइंटेड by the legislature to handle the complaints against administrative and judicial action. यानी कि एक ऐसा ऑफिसर जो लेजिस्लेचर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, है ना। तो लेजिस्लेचर अपॉइंट करती है सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? एग्जीक्यूटिव से और जुडिशियल एक्शन से, ठीक है। चलिए, ये लेजिस्लेचर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बट यहाँ पे जो ओम्बड्समैन की सिस्टम, ओम्बड्समैन का पूरा ऑफिस है ना, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इसको अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर का भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। अगर हम इस सिस्टम को देख के चलते ना, वी फील कि यहाँ पे तो फिर लेजिस्लेचर का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा, नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसको ऑटोनॉमी मिलती है काम करने में। ट्रेडिशनली इसकी जो ये अपॉइंटमेंट है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल, जिसमें सारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इस प्रपोजल को सपोर्ट करती हैं। एंड ओम्बड्समैन जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो फैक्ट है वो फैक्ट ऑब्जेक्टिवली चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे, एंड वापस से ये क्या करेगा? लेजिस्लेचर को रिपोर्ट देगा। और अगर आप मान लीजिए कि ओम्बड्समैन, आप स्वीडन में रहते हैं और आपको शिकायत करनी है ओम्बड्समैन में, तो आप कैसे करोगे? वेरी सिंपल, आप उसको सिंपली लिख करके भेज दो। ओके, कोई भी मान लीजिए, वेरी सिंपल, आपके कोई ज़मीन से रिलेटेड कोई मुकदमा चल रहा है, या कोई भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई डिसीजन लिया जो आपको मंजूर नहीं है। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया, अब आप कहाँ पे जाएंगे? वेरी सिंपल, गो टू द ओम्बड्समैन, वहाँ पे लिखित में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और ओम्बड्समैन ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत करेगा तभी वो करेगा, इनिशिएटिव लेगा। वो खुद भी, अगर उसको लगे कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो खुद भी अपने इनिशिएटिव या अपने दम पे वो पूरे डिसीजन ले सकता है और वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और यहाँ पे तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात कर रहे हैं ना, बट मैंने तो आपको बताया कि जुडिशियल अथॉरिटी पर भी ये ओम्बड्समैन काम करता है। इसका मतलब कि जितने भी कोर्ट्स हैं, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है, उन सबको ये इंस्पेक्ट कर सकता है। और जो प्रेस रिपोर्ट्स हैं, हमारे यहाँ तो क्या होता है, हम प्रेस रिपोर्ट्स को इतना ज़्यादा मतलब नहीं लेके चलते, बट इन दोज कंट्री प्रेस रिपोर्ट कोई चीज़ बता रही है, आपको कोई भी फैक्ट बता रही है, तो उसके बेसिस पे भी ओम्बड्समैन क्या कर सकता है? शिकायत दर्ज कर सकता है, तभी वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। बट इन्वेस्टिगेट करने का मतलब ये नहीं है कि वो इस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया गया डिसीजन को नल एंड वॉइड कर सकता है, नहीं। ये जो सिस्टम है, इट हैज़ गेन्ड इन पॉपुलैरिटी, क्यों? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के खिलाफ अपील सुनने का तरीका है, इट्स वेरी सिंपल, स्पीडी एंड चीप मेथड, तो आम आदमी को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इस बात में है कि ये प्रेस और बाकी मतलब फोरम जो होती हैं, जो सोशल मीडिया मान लीजिए, तो बाकी जो मीडिया के तरीके होते हैं, वहाँ पर काफ़ी इसको पॉपुलैरिटी मिली हुई है। क्योंकि ओम्बड्समैन के काम करने का तरीका वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये था, हमने देखा स्कैंडिनेवियन कंट्री का बेसिकली ओम्बड्समैन सिस्टम। अब हम बात करेंगे यूके का जो सिस्टम था, पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और जैसे हमारे यहाँ कैग की पोस्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो वैसे ही वहां पे पार्लियामेंट्री कमिश्नर है, यानी कि एमपीज के द्वारा कहीं कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं हुआ, कहीं पर भी माल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर उसको शिकायत मिलती है बाय द एमपीज,
ठीक है, तो वो उन केसेस को हैंडल करता है। एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ये कमिश्नर डिफाइन करेगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, एंड जो लोकल अथॉरिटीज हैं, हॉस्पिटल बोर्ड्स, नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री, पुलिस, पर्सनल क्वेश्चंस, द सिविल सर्विस, आर्म्ड फोर्सेस, ये सारी चीजें जो है ना वो इस एक्सक्लूड करी गई हैं। मतलब इसका दायरा उन सारी चीजों के ऊपर नहीं आता। कौन कौन सी? हॉस्पिटल, लोकल अथॉरिटी, नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज, पुलिस, सिविल सर्विस में जो पर्सनल्स होते हैं उनसे रिलेटेड, एंड आर्म्ड फोर्सेस, ये सारे पार्लियामेंट्री कमिश्नर के दायरे से बाहर हैं। ठीक है, देन और भी बहुत सारे, जैसे ही हैज अ फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। और मान लीजिए कि इसको इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर मैटर, होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड मैटर था, तो वैसे तो उसको फ्री मतलब फ्रीडम दी गई है कि ठीक है तुम इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री ये कह दे कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए, तो उसको भी इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड ये जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती हैं, दीज इन्वेस्टिगेशंस आर कॉन्फिडेंशियल इन नेचर। तो स्वीडिश सिस्टम जो हमने देखा, ऑम्बुड्समैन सिस्टम, और यूके का जो ये पार्लियामेंट्री कमिश्नर का सिस्टम है, इसमें हमने देखा कि जो ऑम्बुड्समैन सिस्टम है वो काफी ब्रॉड है, उसकी जो वर्किंग है वो काफी ऑटोनॉमस वे से काम करता है और ब्रॉड भी है, उसका काम करने का दायरा काफी ब्रॉड है। बट ऑन दी अदर हैंड जो पार्लियामेंट्री कमिश्नर है, इसके काम करने का दायरा काफी रिस्ट्रिक्टेड है। इतना ज्यादा मतलब इसको ज्यादा पावर नहीं दी गई, इसका काम करने का दायरा भी इतना नहीं है, स्कोप ज्यादा नहीं है। देन जैसे जैसे आप गवर्नमेंट एक्टिविटीज को बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे ब्यूरोक्रेटिक पावर भी बढ़ती जाती है। एंड जैसे ब्यूरोक्रेटिक पावर बढ़ेगी तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए नए नए मैकेनिज्म डेवलप होंगे। इसीलिए ऑम्बुड्समैन सिस्टम हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं जो हमें स्टडी करनी चाहिए, जिसमें एक आता है जी प्रोक्यूरेटर सिस्टम। प्रोक्यूरेटर सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं। प्रोक्यूरेटर सिस्टम मेनली जो सोशलिस्ट कंट्री थी ना, जैसे चेकोस्लोवाकिया, यूएसएसआर, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, ये इन कंट्रीज के अंदर ये सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, अब सिंस सोशलिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री में क्या होता है कि सारा जो सिस्टम होता है जनरली आपको सेंट्रलाइज्ड देखने को मिलता है। जैसे यूएसएसआर था, रशिया था प्रेजेंट टाइम, सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो ये पूरा एक सेंट्रल अपैरेटस है। इसका मेन जो ऑफिस होगा प्रोक्यूरेटर का, वो एक सेंट्रल लेवल पे होगा। ठीक है, और बाद में जो है ना एट द लोअर लेवल इसके सबॉर्डिनेट ऑफिस मिलेंगे। अब इतना बड़ा देश था उस टाइम पे, अभी भी है, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो इतने बड़े देश के ऊपर कंट्रोल करने के लिए प्रोक्यूरेटर सिस्टम के सबॉर्डिनेट ऑफिस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये सिस्टम कुछ ऐसा है। यहाँ पे क्या है, प्रोक्यूरेटर सिस्टम, प्रोक्यूरेटर जनरल एट द एपेक्स लेवल, और यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे सबॉर्डिनेट ऑफिस जो है वो बनाए गए होंगे, और इस पूरे ऑफिस पूरे सिस्टम के ध्यान कौन रखता है, प्रोक्यूरेटर जनरल रखता है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओनली टू द लेजिस्लेचर। प्रोक्यूरेटर जनरल इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो यूएसएसआर, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, एट दैट टाइम इनको हम बोलते थे ईस्ट यूरोपियन कंट्री, या यूएसएसआर के अंदर ही आती थी। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में आपको समझना होगा कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑम्बुड्समैन सिस्टम। ऑब्वियसली हम बता सकते हैं कि यस इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑम्बुड्समैन सिस्टम। जो ऑम्बुड्समैन सिस्टम है, ठीक है, उसका तो हमने देखा, बट जो प्रोक्यूरेटर सिस्टम है इट वाज वेरी लार्ज, क्योंकि पूरे देश के लिए की सिस्टम बनाया गया, तो इट वाज वेरी लार्ज। और अपैरेटस कैसा है इसका, हायरार्किक है, हायरार्की बनी हुई है काम करने के लिए। स्कोप इसका लिमिटेड है। ये जो अपर लेवल होता है ना, गवर्नमेंट का अपर लेवल होता है, जैसे मान लीजिए जो
टॉप मिनिस्टर्स हो गए या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गया, उन पे ये नज़र नहीं रख सकता। ये मेनली लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। और ख़ास करके सोशलिस्ट कंट्रीज में, जैसे चाइना जैसी कंट्री के अंदर भी ये काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम है। इट टू ग्रेट केयर टू प्रोसेस द कंप्लेंट सबमिटेड टू इट, ठीक है जी। तो ये था प्रोक्यूरेटिव सिस्टम। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं व्हेन यू आर रीडिंग द अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल मेथड, ठीक है जी। चलिए फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंच सिस्टम, द एडमिनिस्ट्रेटिव कोड्स। ये काफी यूनिक सिस्टम है। कैसे, देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो जनरल मुद्दे होते हैं ना, आर्ग्यूमेंट के, डिस्प्यूट के, कन्फ्लिक्ट के, उनके लिए एक ऑर्डिनरी कोर्ट सिस्टम है। आई एम सॉरी फॉर दिस। ऑर्डिनरी कोर्ट सिस्टम है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वहां पे अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई इशू है, ठीक है, यानी कि एक चीज समझिए आप, एक तो है जी, एक मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसने कोई भी काम किया और उस काम के रिगार्डिंग सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम है, तो कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि ये क्या है, स्टेट का ऑफिशियल है, राइट, स्टेट ऑफिशियल है ये। तो जब ये सिटीजन इसके खिलाफ कंप्लेन करेगा तो कंप्लेन इसी के खिलाफ होगी या कंप्लेन स्टेट के खिलाफ होगी। कुछ कंट्रीज में क्या होता है, कंप्लेन स्टेट के खिलाफ होती है, और कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि कंप्लेन जो वो इस पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ ही होगी। और ऐसा सिस्टम फ्रांस के अंदर एग्जिस्ट करता है। मतलब ये पर्सन जो भी कोई काम करेगा, स्टेट इसको सपोर्ट नहीं करने वाला, ये अपने काम के लिए खुद लायबल है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सर्वेंट, वो खुद लायबल भी है और आप उसको गवर्नमेंट में स्यू भी कर सकते हो, ओके। एंड एक तो ये सिस्टम है, और एक मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहां पर क्या है, अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये सिटीजन से तो स्टेट डील करेगा, नो डाउट, लेकिन अब सिंस इसने कुछ तो गड़बड़ की है, तो स्टेट इस ऑफिशियल से डील करेगा, ठीक है। यानी कि ये डायरेक्ट नहीं होकर के ये इस तरीके से काम करता है। और ये जो मैटर होता है ये रेफर किया जाता है टू दी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। यानी कि अगर किसी सिटीजन को किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल से दिक्कत है तो वो उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल के खिलाफ नहीं, वो उस स्टेट के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करेगा, और बाद में स्टेट उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ, उस पर्टिकुलर ऑफिशियल के खिलाफ एक्शन लेगा, ठीक है। तो दैट इज द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। और ये जो सिस्टम होता है ना, जब सिटीजन जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ दर्ज करता है, ये सारी चीजें हम बेसिकली पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाले चैप्टर में। चलिए, यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, पूरी हायरार्की बनी हुई है यहां पर भी, तो इसके जो एपेक्स में है वो क्या है, इसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि इसको वैसे फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं काउंसिल दे स्टेट। कौन सा याद रहे, बढ़िया। ये जो काउंसिल है ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। एडवाइजरी बॉडी का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ एडवाइज करती है, इसके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन पावर नहीं है। और लेकिन ये सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होंगे उनके लिए ये अपील सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील है। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जनरल सुपरविजन रखती है। और जहां तक डिसिप्लिन ऑफ सिविल सर्वेंट की बात आती है तो सारे मैटर को यही जो काउंसिल है वो हैंडल करेगी, सिविल सर्वेंट। सॉरी,
इसमें काउंसिल के अंदर 150 मेंबर्स हैं और ये कहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से इनको रिक्रूट किया जाता है, दैट इज फ्रॉम द स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। काउंसिल को काफी सारे सेक्शन में डिवाइड किया गया है, काउंसिल ऑफ स्टेट को काफी सारे सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसमें क्या होता है, जैसे एडवाइजरी सेक्शन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, जुडिशियल सेक्शन हो गया, और जुडिशियल में बहुत सारे चैम्बर्स बने हुए हैं जिसमें काउंसलर्स हैं जो मेनली जुडिशियल से रिलेटेड मैटर्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट मैटर्स को 10 से 15 काउंसलर्स को रेफर किया जाता है। तो अगर आप बुक पढ़ेंगे ना, उसके अंदर सारा डिटेल में दिया गया है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वैसे समझाने के लिए, तो आप इनको याद रखें, वेल एंड गुड, ना याद रखें तो भी कोई बात नहीं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जो मेंबर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के, वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। लेकिन सिविल सर्वेंट को इंडिया में इतनी प्रेस्टीज मिलती है, तो वहां पे भी इतनी ही प्रेस्टीज और इतनी ही मतलब उनको काम करने की जो स्टेटस होता है उनका उतना ही अच्छा होता है। अगर आप मान लीजिए फ्रांस में रहते हो और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के अंदर कोई शिकायत दर्ज करानी है, तो आप कैसे करेंगे? दो चीजें होंगी इसमें, आपको 2 कॉपी लेके जानी पड़ेगी। एक तो जो डिसीजन था, कंटेस्टेड डिसीजन है, ठीक है, उसकी कॉपी, और दूसरी जो लीगल आर्ग्यूमेंट है, यानी कि जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं उनकी कॉपी। ये 2 कॉपी आपको वहां पे सबमिट करानी है, ठीक है। देन जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वो इंक्वायरी करता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर यानी जिसके खिलाफ आपने कंप्लेन करी है, वहां पर उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाया जाएगा और उसको जस्टिफिकेशन उससे मांगा जाएगा। तो इस पूरे काम को करने के दौरान जो काउंसिल ऑफ स्टेट है दैट फॉलोज द जुडिशियल मोड, और जब फैसला लिया जाएगा तो यहां पर काउंसिल कोई भी 2 तरीके से काम कर सकती है, 2 तरीके से फैसले ले सकती है। पहला तो ये क्या कर सकती है, ये बिल्कुल ही डिसीजन को annul दी डिसीजन, ठीक है। annul दी डिसीजन। ऑन दी अदर हैंड, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रिकॉग्नाइज करे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी गलती करी है उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ झलक आपको ऑम्बुड्समैन सिस्टम की भी देखने को मिलती है। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली वैसा ही है, बट कुछ कुछ यहाँ पे आपको झलक देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऑम्बुड्समैन में भी क्या होता है कि ऑम्बुड्समैन खुद ही सारा काम करता है, मतलब उसको जो भी इन्वेस्टिगेशन का सारा काम, फाइल तैयार करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सारा काम वही पे उसको करना होता है। और धीरे धीरे ये जो फ्रेंच सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट वाला, ये बाकी कंट्रीज में भी फैल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, या वैसे भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आज का लेक्चर तो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, बट आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन और है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उनके लिए 2022 और 23 के बैच के लिए 15 अक्टूबर से नया कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये कोर्स पेड है, ठीक है। फीस और बाकी डिटेल्स अगर आप पता करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी। और दूसरा ये कि इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड है, मतलब आपको फील हुआ होगा कि बहुत सारे टॉपिक हमने YouTube पे कवर नहीं कर रखे, वो इसीलिए क्योंकि YouTube के ऊपर वीडियोस जो कवर है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कराती है, लेकिन हर एक एग्जाम की अपनी एक ओरिएंटेशन होती है, और वो ओरिएंटेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, या तो आप सेल्फ स्टडी करो, मैं ये नहीं कहती आप पेड कोर्स ज्वाइन करो, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इसके लिए कुछ चार्ज कर रही हूँ तो आई एम प्रोवाइडिंग यू द वीडियो लेक्चर्स, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं,
दूसरा आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। टेस्ट सीरीज 2 प्रकार की होती हैं। जब आप मतलब तैयारी कर रहे होगे, जो वीडियोस देख रहे होगे, तो उस टाइम आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं, और उसके बाद में आपको जब आपने पूरी वीडियोस देख ली होंगी, जब आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा, फिर आपको यूपीएससी लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और सारे नोट्स भी बाकायदा आपको साथ में दिए जाते हैं। तो यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको कहीं पर और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ये 3 मंथ का कोर्स है 2022 और 2023 के लिए। ठीक है जी, तो यही था मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन आप सबके लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें इस चीज़ को, एंड इट विल बी वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू, वेरी फ्रूटफुल। आई एम टेकिंग द फुल गारंटी कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आप डील करोगे, या जो भी अगर आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे, यू नेवर फील कि ये क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं है या ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का ये लेक्चर। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।